Assalamualaikum. I hope you all are doing well. So now today's video is about organic chemistry introduction. चैप्टर नंबर 3 है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक के हिसाब से अगर देखें तो ये मेरे बुक से ही स्लाइड्स बनी हुई हैं। तो इसमें से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देते हैं। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अदर देन हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट था। ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ लिविंग सोर्सेज से लिए जा सकते हैं, वो डायरेक्टली सिर्फ लिविंग सोर्सेज से लिए जा सकते हैं, और ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। तो ये बाद में क्या हुआ था कि होलर एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट करा था। उसने क्या एक्सपेरिमेंट करा था कि उसने यूरिया को लेबॉरेटरी में बनवाया था, और लेबॉरेटरी में जब उसने यूरिया को बनवाया था तो उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ जो ना लिविंग सोर्सेज से नहीं लिए जा सकते, कि नॉन लिविंग सोर्सेज से भी लिए जा सकते हैं। यूरिया को उसने लेबॉरेटरी के अंदर अमोनियम साइनेट से बनवाया था, अमोनियम साइनेट को हीट करके, और फिर यूरिया बनवाया था। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है उसका ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट। और फिर होलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके जरिए उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था। तो अगर कोई पूछे कि होलर की थ्योरी क्या थी और उसने जरा किस थ्योरी को डिसअप्रूव किया था, तो वाइटल फोर्स थ्योरी को जरा डिसअप्रूव किया था ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही वाली बात कि सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट वगैरह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टडी है उसमें खाली जो ना हम स्टडी कर सकते हैं कार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट और साइनेट्स। इन सब के अलावा जो कंपाउंड हैं और उनके डेरिवेटिव वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी है हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव, यानी जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं और उनके जो डेरिवेटिव हैं उनकी जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। नाउ द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? हमें कोल से मिल सकते हैं, पेट्रोलियम से मिल सकते हैं, नेचुरल गैस से मिल सकते हैं, फॉसिल से मिल सकते हैं। मेरे कोल को देखते हैं, आपको पता है कि कोयला एक सॉलिड फ्यूल होता है, एक सोर्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का। प्लांट जो कि ज़मीन के अंदर मिलियंस ईयर तक जो ना ऐसे ही जो ना पड़े रहें, वो स्लोली जो ना डिकम्पोज होके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वो डिकम्पोज होके अर्थ क्रस्ट के अंदर ही वो कोल में चेंज हो जाते हैं। अब कोल की जो टाइप्स होती हैं वो फोर होती हैं। कोल के बनने की फॉर्मेशन के प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि 4 स्टेप्स होते हैं। ये 4 टाइप्स होती हैं कोल के: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनोस एंड एंथ्रासाइट। सो पीट के अंदर कार्बन कंटेंट जो होता है वो 45 to 60% होता है, लिग्नाइट में 60 to 70% कार्बन कंटेंट होता है, बिटुमिनोस में 70 to 80% कार्बन कंटेंट होता है, और एंथ्रासाइट के अंदर 90 to 95% कार्बन कंटेंट होता है। अब पीट क्या है? एक अर्लीस्ट स्टेज है जिसमें डायरेक्टली जो ना डिकम्पोजिशन हो रही होती है वुड की। जो प्लांट्स की जो वुड होती है उसकी वो डायरेक्टली डिकम्पोज होकर जो कोल बन रहा होता है वो दरअसल पीट होता है, उसे हम पीट कहते हैं, एंड इट्स अ वेरी सॉफ्ट। अब लिग्नाइट क्या है? जिसके अंदर 60 to 70% कार्बन कंटेन होता है, कि एक ब्राउनिश ब्लैक कलर की सॉफ्ट कोल होती है जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन में यूज़ हो रही होती है। एंड बिटुमिनोस भी कोल की एक टाइप है, यूजुअली ब्लैक कलर की सॉफ्ट कोल होती है, और ये यूज़ होती है इलेक्ट्रिक और स्टील प्रोडक्शन के अंदर। एंड द लास्ट जो हार्डेस्ट कोल होती है, जो कि बिल्कुल सही जैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं, हार्डेस्ट कोल होती है और हाईएस्ट रैंकिंग कोल है ये, जो कि यूज़ होती है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है, पीट बिल्कुल पाउडरी फॉर्म जो डायरेक्टली डिकम्पोज हुई है वुड से, तो ये पीट है। एंड लिग्नाइट, देन बिटुमिनोस एंड एंथ्रासाइट। बिटुमिनोस आपको दिख रही है कि सॉफ्ट ब्लैक कलर की, लिग्नाइट आपको दिख रही है, एंथ्रासाइट हार्डेस्ट और ये हाई रेंज में पाई जाती है, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ना बारबेक्यू वगैरह में भी एंड अदर थिंग्स में भी, तो वो एंथ्रासाइट यूज़ कर रहे होते हैं हम। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स पेट्रोलियम भी है। पेट्रोलियम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है रॉक ऑयल। तो ये एक पेट्रोल होता क्या है? पेट्रोलियम एक थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जो कि बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ मैरीन एनिमल। मैरीन एनिमल जो समुद्री जो जानवर होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से हमारे पास पेट्रोलियम बन रहा होता है। अब द प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट गैसोलीन, कैरोसिन, डीजल एक्सेट्रा। पेट्रोलियम से जो हमें प्रोडक्ट मिल रही होती हैं उनमें गैसोलीन, कैरोसिन, मिट्टी का तेल और डीजल वगैरह ये सब हमें पेट्रोलियम से ही मिल रहा होता है, एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ना थी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपको पता है कि मिक्सचर होता है। नेचुरल गैस में हमारे घर में फ्लेम वगैरह में जो गैस आ रही होती है, इट्स अ नेचुरल गैस, और इसके अंदर मिथेन जो होता है वो 85 to 90% जो ना मिथेन होता है, बाकी 10 to 15% होता है वो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, यानी सबसे ज़्यादा कंटेन इसमें मिथेन का होता है, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एनर्जी दैन कोल एंड पेट्रोलियम।
ये इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है ये कोल और पेट्रोलियम के मुकाबले में, एंड इट्स अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम मिनरल सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं लाइक एनिमल वगैरह से, तो कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए, जैसे ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, निकोटीन, कोलेस्ट्रोल, इंसुलिन, मेंथोल, पेपरमिंट ऑयल, दीज ऑल आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एनिमल्स के अंदर से हमें मिल रहे होते हैं। अब पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस, दीज आर द टू डिफरेंट टॉपिक्स। तो पार्शियल सिंथेसिस क्या है? पार्शियल सिंथेसिस यानी कि कोई चीज़ जो है वो पार्शियली तैयार हो रही है। अब लाइक पार्शियल सिंथेसिस मॉडिफाइंग सिंपलर थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल reaction to create a complex molecule. This method is particularly useful when the production of target molecule require multiple step. अब यहाँ पे जैसे जो ना फॉर एग्जाम्पल हम कोई खाना बना रहे हैं तो उसके अंदर जो ना हम पहले बीच में हम कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे, देन ऑयल्स डालेंगे, वेजिटेबल डालेंगे, बहुत सारी चीज़ें डालेंगे। तो डायरेक्टली जो ना हमने ऐसे नहीं करा कि हमने सारी चीज़ें डाल दी और हमें प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, हमें मिल गया, ऐसा नहीं है। हम पहले जो ना आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें डालनी हैं, फिर हमें पार्शियली तौर पे सिंथेसिस हो रही है, यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं कि ज़रा पार्शियली सिंथेसिस हो रही है, डायरेक्टली प्रोडक्ट तैयार नहीं हो रही। जबकि टोटल सिंथेसिस में क्या होता है कि हम कोई चीज़ डालें और डायरेक्टली हमें जो ना प्रोडक्ट मिलके तैयार हो जाए, तो वो टोटल सिंथेसिस होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई पार्शियल सिंथेसिस की कि कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल और कार्बोनाइल कंपाउंड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अल्कोहल और कार्बोनाइल कंपाउंड जो आपको पता है कि उससे जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो डायरेक्टली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल रहा, पहले हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, फिर डायरेक्टली हमें नहीं मिल रहा। देन टोटल सिंथेसिस की एग्जाम्पल दी हुई है कन्वर्जन ऑफ अल्केन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हम अल्केन की कन्वर्जन डायरेक्टली कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन के ज़रिए, तो ये टोटल सिंथेसिस यानी इसमें डायरेक्टली काम हो रहा है। नाउ बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है कि एडवांस ब्रांच है बायो की, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डील करती है डेवलपमेंट ऑफ प्रोड्यूसर दैट आर मेड यूजिंग कॉस्मेटिक्स सच एज सेल एंजाइम एंड डीएनए एक्सट्रैक्टर, यानी कि हम आर्टिफिशियल तौर पे डीएनए, सेल्स, एंजाइम, इन सब को आर्टिफिशियल तौर पे हम बना सकते हैं इन द लेबॉर्ट्री। यही बायोटेक्नोलॉजी है और ये यूज़ होती है इन द वेरियस फील्ड्स सच एज फूड, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एक्सट्रैक्टर, इन सब में यूज़ होती है। नाउ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ना हम क्या करते हैं कि कोल को हीट करते हैं, कोयले को हम एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? रेंज ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम प्रोड्यूस करने के लिए हम इस प्रोसेस करते हैं, एंड दिस प्रोसेस नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब 4 मेन इसकी प्रोडक्ट हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जो हमें मिलती हैं, कोल, कोल तार, कोल गैसेस और अमोनिया लिक्विड। अब कोल 98 to 99% इसमें कार्बन होता है, एक ग्रेइश ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, यूज होता है एज अ प्योर रेड्यूसिंग एजेंट। कोल तार जो होता है ये थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जो कि यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेंजीन, टोलीन, जाइलिन। और कोल गैसेस जो होती हैं ये मिक्सचर होता है मिथेन, वाटर, यूज इन स्ट्रीट लाइटनिंग। इसके अलावा अमोनिया लिक्विड जो है ये मिक्सचर होता है अमोनियम कंपाउंड का एंड लिक्विड अमोनिया ऑब्टेन फ्रॉम विटामिनोज कोल। विटामिनोज कोल से हमें अमोनिया लिक्विड मिल जाता है। अब इस प्रोसेस को पूरा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की जो ये पूरा प्रोसेस है इसको इस डायग्राम के जरिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो ना इस टेस्ट ट्यूब में आपको दिख रहा है कि पाउडर फॉर्म में जो ना कोल लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब मैं इसको हीट करूँगी, इसको हीट करने के बाद यहाँ पे कोल तार जो है नीचे की तरफ, यहाँ देख सकते हैं नीचे की तरफ, इधर नीचे की तरफ हमारे पास जो ना कोल तार जमा हो रहा है, जबकि ये आपको लिक्विड दिख रहा है, दिस इज अमोनिया लिक्विड, एंड ऊपर से गैस लिबरेट हो गया हमारे पास। ये पूरा प्रोसेस होता है, दिस इज नोन एज ए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। नाउ द रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम इट्स अ वेरी ईजी। तो यानी कि लो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को हाई क्वालिटी का बनाना। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें ऑक्टेन नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद लो ऑक्टेन नंबर इनटू दोज विद हायर ऑक्टेन नंबर टू बी यूटिलाइज एज ए फ्यूल। यानी कि जो ना जो लो क्वालिटी का पेट्रोल है, लो क्वालिटी के पेट्रोल को हम हाई क्वालिटी के पेट्रोल में, इन सिंपल वर्ड अगर आपको बताऊँ तो लो क्वालिटी के पेट्रोल को हाई क्वालिटी के पेट्रोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि लो ऑक्टेन नंबर को हम हाई ऑक्टेन नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ आप डायग्राम सीख सकते हैं एन ऑक्टेन। अब कोई भी जो ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर वो चेन फॉर्म में तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है,
जब वो ब्रांच फॉर्म में आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्टेन आपको दिया हुआ है एन ऑक्टेन। एन मीन्स स्ट्रेट चेन होता है। जब मैं इसको हीट करूँगी इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम कैटलिस्ट तो क्या होगा कि इसको ब्रांच फॉर्म में ले आई, तो मैंने यहाँ पे लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी में चली गई। ये वाला जो है दिस इज़ दी लो क्वालिटी एंड दिस इज़ दी हाई क्वालिटी। तो इस तरीके से मैं लो क्वालिटी पेट्रोल को हाई क्वालिटी बना सकती हूँ। अब मुझे ऐसा क्यों करना है, मैं लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी का पेट्रोल क्यों बनानी हूँ, बिकॉज टू रिड्यूस द नॉकिंग। अब नॉकिंग क्या है, अब आपने देखा होगा कि बाइक्स के अंदर जो फटफटी की आवाज़ होती है तो वो बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी पेट्रोल होती है। और मुझे हाई क्वालिटी का पेट्रोल बनाना है तो मैं उस नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए मैं हाई क्वालिटी का पेट्रोल यूज़ करूँगी उस बाइक के अंदर, तो जिससे नॉकिंग रिड्यूस होगी। प्रीवियसली क्या होता था कि नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए ना टेट्राइथाइल लीड यूज़ होता था। ये लिखा हुआ है टेट्राइथाइल लीड यूज़ होता था, बट ये जो था ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, टॉक्सिसिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से अब हम इसको यूज़ नहीं करते। तो अब हम ये वाला रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम यूज़ करते हैं मेथड। नाउ दी ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन रेटिंग इज द मेजर ऑफ फ्यूल एबिलिटी टू रेजिस्ट नॉकिंग। वही वाली बात के फ्यूल की वो एबिलिटी जो कि नॉकिंग को रेजिस्ट करे, दिस इज नोन एज द ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट टॉपिक की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इट्स अ वेरी इजी, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, शॉर्ट में पूछ ली जाती हैं। कैटिनेशन आपको पता है कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी एबिलिटी जो कि लॉन्ग चेन बना सके, ब्रांच चेन बना सके और रिंग बना सके। आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो चेन की फॉर्म में भी होते हैं और वो इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में भी होते हैं। इसके अलावा वो ब्रांच फॉर्म में भी होते हैं, एक ब्रांच यहाँ से निकली, एक ब्रांच यहाँ से, एक ब्रांच यहाँ से, इस फॉर्म में भी होते हैं। तो इसीलिए वो एबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको पता है कि कार्बन के पास वो एबिलिटी है, कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन भी बना सकता है, वो ब्रांच चेन भी बना सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इसने स्ट्रेट चेन बनाई हुई है, इस तरीके से ब्रांच चेन बनाई हुई है और ये साइक्लिक चेन भी बना सकता है। इस तरीके से ये साइक्लिक चेन भी बना सकता है। तो कार्बन की इस एबिलिटी को हम कह रहे होते हैं कैटिनेशन। नाउ नॉन आयोनिक नेचर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपको पता है कि कार्बन की लंबी लंबी चेन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होते हैं, ये सब जुड़े हुए होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन आयोनिक in नेचर होते हैं बिकॉज दे आर बॉन्डेड विद कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ दी सॉल्युबिलिटी आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी के लिए एक टर्म यूज़ होती है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि पोलर जो चीज़ें हैं वो पोलर में ही डिजॉल्व होंगी एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट ओनली डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। क्यों लो होता है, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है और ये एक्सिस्ट करते हैं गैसेस और लिक्विड में और सॉफ्ट सॉलिड के अंदर, हार्ड सॉलिड में नहीं, सॉफ्ट सॉलिड के अंदर। फ्लेमेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको नाम से पता चल रहा है फ्लेमेबिलिटी, जो यानी कि उसको फ्लेम करना, हीट करना। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और कम्बस्टिबल। आपको पता है कि कम्बस्टन का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि हम ऑक्सीजन के साथ हीट करें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले, तो ये कम्बस्टन होती है। तो कम्बस्टन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो कहाँ गया, यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कम्बस्टिबल होते हैं और रेडिली रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और रिलीज़ करते हैं हाई अमाउंट ऑफ हीट, तो और इसको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। रिएक्टिविटी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है कि लेस रिएक्टिव होते हैं देन आयोनिक कंपाउंड के मुकाबले में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस रिएक्टिव होते हैं। टू एक्सेलरेट द रिएक्शन इट जनरली रिक्वायर हीटिंग, मिक्सिंग और कैटलिस्ट। रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, रिएक्शन को करवाने के लिए जनरली आपको हीट देनी पड़ती है, मिक्सिंग करनी पड़ती है और कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव। ये MCQs का पॉइंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव। ना हो आइसोमेरिज्म, आपको पता है कि आइसो मीन्स सेम, यानी कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो वो आइसोमेरिज्म, वो आइसोमर्स होते हैं और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म कह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दो आइसोमर्स दिए हुए हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। यहाँ एक चेन दी हुई है, दोनों का फार्मूला आप देख रहे हैं कि सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। नाउ दी पॉलीमराइजेशन, यानी कि मोनोमर से पॉलीमर्स का बनना। मोनोमर से होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोमर्स जो होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब यही सारे मोनोमर्स मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लें तो वो एक पॉलीमर बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कह रहे होते हैं कि वो प्रोसेस जिससे मोनोमर्स कन्वर्ट हो जाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉलीमर्स के अंदर, तो उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आपको पॉलीईस्टर की दी हुई है। पॉलीस्टर एक इम्पॉर्टेंट
पॉलीमर है टेक्सटाइल, पैकेजिंग और बेवरेज कंटेनर का, जो ऑब्टेन होता है ये हीटिंग इथाइलिन ग्लाइकॉल विद टेरेपेथैलिक एसिड, यानी कि हम इथाइलिन ग्लाइकॉल को जब टेरेपेथैलिक एसिड के साथ हम हीट करते हैं तो हमें पॉलीईस्टर मिल जाता है। यहाँ आपको इक्वेशन भी दी हुई है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड दिस इज टेरेपेथैलिक एसिड, तो इससे आपको पॉलीईस्टर मिल रहा है। तो एक पॉलीमर मिल रहा है, मोनोमर्स को मिलाने से आपको एक पॉलीमर मिल रहा है। दीज टू आर दी मोनोमर्स एंड दिस इज दी पॉलीमर, पॉलीईस्टर जो आपको मिल रहा है। नाउ एलोट्रॉपी, आपको पता है कि कार्बन, सबसे पहले बात तो एलोट्रॉपी क्या होता है। एलोट्रॉपी यानी बहरूपिया का वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम कि एक ही एलिमेंट के बहुत सारी शक्लें, उन्हें हम एलोट्रॉपी कहते हैं। एक्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर स्ट्रक्चर फॉर्म, अरेंजमेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। अब कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा पहले भी कि कार्बन के जो ना एलोट्रॉप 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीवॉल। अब आपने डायमंड के बारे में तो पहले पढ़ा होगा, ग्रेफाइट के बारे में भी आपने डिटेल में मैट्रिक में पढ़ा होगा, बट इन सेकेंड ईयर आपको बकीवॉल का एक नया टॉपिक दिया हुआ है, बकीवॉल आपको समझना पड़ेगा। तो बकीवॉल क्या होता है, एक एलोट्रॉप है कार्बन का। इन 1985 हेरी क्रूटो ने इंट्रोड्यूस करा था एक 60 कार्बन वाला बकीवॉल, जो कि एक एलोट्रॉप था। बकीवॉल को हम फ्लोरेंस भी कह रहे होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट्स लुक्स लाइक अ सॉसर बॉल, जिसमें 12 मेंबर जो होते हैं, 12 जो होते हैं वो 5 मेंबर रिंग है पेंटागन, और जबकि जो इन्हीं को सराउंड करा हुआ है इन 12 मेंबर को 26 मेंबर रिंग है। ये जो 5 मेंबर वाली आपको रिंग दिख रही है ना, लेकिन इस तरीके से 5 मेंबर वाली जो रिंग होगी उसको सराउंड किया हुआ होगा 6 मेंबर वाली रिंग ने। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं जो 12 जो हैं ये 5 मेंबर वाली रिंग होंगी। 1 2 यहाँ आपको कॉर्नर्स आपको गिनवा देती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर वाली रिंग है। ऐसी जितनी भी 5 मेंबर वाली रिंग है ये 5 है, और इनको सराउंड किया हुआ है 6 मेंबर वाली रिंग ने। 6 मेंबर वाली कितनी रिंग ने, 20 रिंग ने। यहाँ आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके 6 मेंबर वाली रिंग ने सराउंड किया हुआ है। तो 20 हेक्सागॉन्स और 12 पेंटागॉन्स और होलो केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा टेंसाइल होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हाई होता है, अबाउट 2800 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। बकीवॉल की यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज एज ए नैनो स्केल, यानी कि बहुत छोटे माइक्रो से भी नैनो स्केल यानी बहुत छोटा होता है ये, उस स्केल में हम इसे यूज़ करते हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ होता है, यानी कि बॉडी के अंदर आपको पता है कि अगर बॉडी में किसी जगह पे एबनॉर्मलिटी हुई है तो हम जब मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन सिर्फ उसी जगह पे जाके वर्क करें जहाँ एबनॉर्मलिटी हुई है, पूरी बॉडी पे अफेक्ट न करे। तो उसके लिए बकीवॉल यूज़ होता है एज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नाउ हाई स्टोरेज बैटरीज में यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है। फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि रिप्लेस कर दे वन और मोर हाइड्रोजन एटम और इम्पार्ट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यानी कि हम बहुत सारे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसमें हम हाइड्रोजन को, एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें और उसके अंदर जो है ना कुछ स्पेसिफिक कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक उसमें जो है डाल दें, तो उस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। अब फंक्शनल ग्रुप जैसे मैं आपको इसको मज़ीद डिटेल आपको बताऊं तो जैसे अल्कोहल होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कि OH होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। इसी तरह से जो अल्डिहाइड होता है उसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। इसी तरह से जो केटोन होता है उसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड में इस तरीके से ऑक्सीजन लगा होता है। इस वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। नाउ होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है। होमोलोगस सीरीज़ यानी कि सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होती है बट दे आर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बाय द एडिशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप CH2। जो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, यानी कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सब सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, बट ये डिफरेंट होते हैं मिथाइलिन ग्रुप की अरेंजमेंट की वजह के स्ट्रक्चर में। तो वो होमोलोगस सीरीज है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। जितने भी मेंबर होते हैं उनका फार्मूला सेम होता है। अल्केन का फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का फार्मूला CnH2n और एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2। मॉलिक्यूलर मास जो होता है सब मेंबर का डाइफर कर रहा होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम द नेक्स्ट हायर और लोअर मेंबर ऑफ 14 MQ, यानी कि जितने मेंबर्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो डिफरेंट होता है। जो नेक्स्ट मेंबर होता है हाई मेंबर या लो मेंबर 14 एटॉमिक मास यूनिट।
अब ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं डिफरेंट होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, जबकि जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। और ये कार्बन एटम में इंक्रीज़ होने से, मॉलिक्यूल में इंक्रीज़ होने से ये इंक्रीज़ हो रही होती हैं। अब छोटे से टॉपिक है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको भी कवर करते हैं। गैसोलीन जो है वो यूज़ होता है ऑटोमोबाइल के अंदर, नेचुरल गैस डोमेस्टिक फ्यूल की तरफ यूज़ होती है। इथीन जो है ये रेपनिंग ऑफ फूड में यूज़ होती है। इथाइन जो है गैस वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। फॉर्मेलिन जो है प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए यूज़ होती है। इन सब पॉइंट्स को आपने देख लेना एक दफ़ा फॉर द एमसीक्यू। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो एंटीफ्रीज और कूलेंट इन ऑटोमोबाइल की तरफ यूज़ होती है। फिनोल जो है वो यूज़ होता है एज एंटीसेप्टिक और इंक प्रिजर्वेटिव। डाइथाइल ईथर जो है ये यूज़ होता है एनेस्थीसिया, बेहोश करने वाली दवाइयों में। एसिटिक एसिड जो है यूज़ होता है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, जो सिरका होता है। इथाइल एसिडेट जो है ये यूज़ होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर और एसेंस वगैरह में। नाइलॉन जो है ये ड्रॉप्स एंड फिश नेट्स में यूज़ होता है। पॉलीएस्टर जो है ये फैब्रिक्स की प्रोडक्शन में यूज़ होता है। एसीटोन जो है ये नील पॉलिश रिमूवर जो थिनर होता है उसमें यूज़ होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, यू नो दैट के फूड कंपोनेंट है तो इसमें यूज़ होते हैं। सो आज इस वन शॉर्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर हमने कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री सेकंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।